नमस्ते दोस्तों। आज अपन क्लास 7 की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री किताब है उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, इसमें आप मैप की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चंबल नदी जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश थे। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के नीचे परमार वंश था नर्मदा नदी के पास में, और राष्ट्रकूट जो वंश था वो गोदावरी नदी कृष्णा नदी के आसपास स्थित था। इसके अलावा देखें तो आप पूर्व दिशा में देखो, आप पाल है वो बंगाल में था। ठीक है, पाल वंश बंगाल में स्थित था। चंदेल है ये मध्य प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग नाम, नदियों के नाम भी लिखे हैं और शहरों के नाम भी मैंने लिखे हैं, तो ये आप मैप जरूर बना लेना। देखो यहाँ पे दक्षिण भारत की स्थिति देखें तो चेर हैं वो केरल के आसपास बसे हुए थे, चोल साम्राज्य वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक है, और पांडे है वो तमिलनाडु में, राइट। और ये पूर्वी चालुक्य वेंगी नाम की जगह में थे, और इनकी एक पश्चिम की शाखा भी थी, चालुक्यों की पश्चिम की शाखा। ठीक है, वो कृष्णा नदी के आसपास बसे हुए थे। तो आगे चलते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो सामंत कौन होता था? जो राजा के नीचे काम करता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लेके आएं, दरबार में हाजिरी लगाएं, राजा को सैन्य सहायता दें। अधिक शक्तिशाली होने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे तथा स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होकर नए साम्राज्य की नींव रख देते थे। एग्जाम्पल पे आप समझो, दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे वे ऐसे ही स्वतंत्र हुए। राष्ट्रकूट वंश के या साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के साथ में राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड की अधीनता से इनकार कर दिया तथा उसे हरा दिया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया दंतीदुर्ग ने। तो राष्ट्रकूट है, इन्होंने अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया चालुक्यों को हरा करके। आगे चलते हैं। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या चीज़ है? यह एक अनुष्ठान था जो कि ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, जिससे शासक क्षत्रिय न होते हुए पुनः क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता था, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो कोई क्षत्रिय वर्ण में अगर आना चाहता था तो इस अनुष्ठान को कोई व्यक्ति करता था और क्षत्रिय वर्ण में आ जाता था। कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, जैसे कि ऐसे ही दोस्तों ये जो कुछ ब्राह्मण थे जैसे कि कंदर्प, मयूर शर्मण और हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपना ज्ञान का जो पेशा है और जो अनुष्ठान करवाने का जो इनका व्यवसाय था उसको छोड़कर इन्होंने सशस्त्र को अपनाया। ठीक है, यानी कि लड़ाई वड़ाई की, और इन्होंने अपने ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। जैसे कदम्ब मयूर शर्मण नाम के ब्राह्मण ने कर्नाटक में राज्य की स्थापना की, ऐसे ही हरिचंद्र राजस्थान में अपने राज्य की स्थापना की थी। राज्य में प्रशासन देख लो। नए राजाओं ने कई भारी भरकम उपाधियां धारण की, जैसे कि महाराजाधिराज इसका मतलब होता है राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब होता है 3 भुवनों का स्वामी। राजा सामंतों को, किसानों को, व्यापारियों को, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। राज्यों में किसानों को, पशुपालकों को, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। इस हिस्से को लगान के रूप में वसूला जाता था। व्यापारियों से भी राजस्व लिया जाता था। यह संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे। मंदिरों व दुर्गों के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते थे, युद्धों के लिए प्रयोग में लाते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान देखो आप। प्रशस्तियाँ आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसे ग्रंथ जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है, और भूमि अनुदान मतलब सेवा के बदले जमीन वगैरह किसी को दे दी तो भूमि अनुदान कहलाता था। किसी भी प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति ग्रंथ कहलाता है। ये प्रशस्तियाँ बताते कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। कोई भी राजा अपने आप को बहादुर, सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में दिखाना चाहता था, इसलिए प्रशस्तियाँ लिखवाई इन्होंने दरबारी कवियों से। और ये दरबारी कवि विद्वान ब्राह्मण होते थे, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कवि हरिसेन के द्वारा लिखी गई। ऐसे ही नागभट्ट, प्रतिहार राजा नागभट्ट की प्रशस्ति लिखी गई, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली है।
भूमि अनुदान देखो, राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक है, तो यह है भूमि अनुदान। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था। अब देखो, ब्राह्मण अनुष्ठान वगैरह करवाते थे राजा को। ठीक है, तो राजा इनको वेतन ना देकर क्या देता था, जमीन देता था, और उस जमीन का जो रिकॉर्ड है वो तांबे की एक पट्टी पर लिखा होता था, और वो क्या कहलाता था, भूमि अनुदान कहलाता था। ठीक है, और ब्राह्मण उस जमीन, मिली हुई जो जमीन है उससे टैक्स वसूल कर सकता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले राजवंश चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्मों के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, जैसे कि वेटी। वेटी का मतलब होता है नगद की बजाय जबरन श्रम। कद्दूमाई, ये एक प्रकार का भू राजस्व था तमिलनाडु में। मकान पर लगने वाला एक कर होता था भूरा कदमाई। खजूर अथवा ताड़ के वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल। देखो वापस से सुनो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो आप। तमिलनाडु में अनेक प्रकार के करों का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि कदमाई है वो भू राजस्व था। इसके अलावा मकान पर भी कर लगाया जाता था। साथ में खजूर और ताड़ के वृक्ष पर चढ़ने वालों के लिए भी एक प्रकार का टैक्स होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक किताब का नाम है जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई। इसकी रचना 12वीं सदी में की गई थी। विषय वस्तु इसकी कश्मीर के राजाओं का इतिहास इसमें मिलता है। भाषा इसकी संस्कृत मिलती है। आगे चलते हैं। धन के लिए युद्ध। प्रत्येक राजवंश का क्षेत्र अलग अलग था, किंतु फिर भी वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने को धन के लिए युद्ध करते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लेते हैं। देखो, गंगा घाटी में कनौज नाम के नगर को पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। 3 साइडों में संघर्ष हुआ, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में संघर्ष हुआ था। याद रखना है, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता का प्रदर्शन किया। जब वे एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, जैसे कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। तो इसका शासनकाल सुल्तान महमूद का 997 से 1030 ईसा पश्चात रहा है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया, ईरान तथा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करता था, मंदिरों को लूटता था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी महमूद गजनी के द्वारा अनेक बार आक्रमण किए गए। तो 17 बार आक्रमण किए हैं भारत पर। किसने? सुल्तान महमूद ने, गजनी का सुल्तान महमूद। आगे चलते हैं। चौहान वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिल्ली व अजमेर के आसपास ये बसे हुए थे। चाहमान वंश भी कहते हैं इनको। उन्होंने पश्चिम व पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। इसके लिए उन्होंने गुजरात के चालुक्यों तथा उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से युद्ध किया। चौहान वंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान को माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं पृथ्वीराज तृतीय। इन्होंने अफगानिस्तान शासक मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया, लेकिन तराइन के दूसरे विश्व युद्ध में खुद हार गए थे। चोल राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक, उरेयूर से तंजावुर 2 सिटी है, इसके बीच में बसा हुआ था चोल राज्य। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता हुआ करती थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथा थे, यानी सामंत थे। और ईआर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवारों के विजयालय कौन था? चोल वंश की संस्थापक था विजयालय ने 9वीं सदी में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पे कब्जा कर लिया। डेल्टा क्या होते हैं? नदी समुद्र में गिरने से पहले अपना जो कचरा वगैरह होती है एक स्थान पे इकट्ठा करती है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो विजयालय है वो चोल वंश की संस्थापक बनता है। उन्होंने तंजावुर शहर और निशुंभ शुद्धिनी देवी की मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। दक्षिण और उत्तर के पांडे व पल्लव के इलाके उस राज्य का हिस्सा बन गए। चोल वंश का महान राजा राजा राज प्रथम कहलाया और उन्होंने भी क्षेत्र का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी कर रखा था। राजेंद्र प्रथम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया
के देशों पर भी हमला किया था। देखो यहाँ पे ये जो मैप दिखाए गए हैं ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था, ठीक है, चोल साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। और इस तरह पांडे है ना, पांड्यों की राजधानी मदुराई भी दिखाई गई है। ये उरेयूर एक सिटी का नाम है, तंजावुर सिटी का नाम है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। काकतीय यहाँ पे बसे हुए थे, कदम और बादामी इस साइड है, वेंगी इस साइड है, ठीक है। तो ये हमें मैप से समझना है कि कौन सा जो राजवंश कहाँ तक फैला हुआ था। आगे चलते हैं। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला पढ़ लेते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर व स्थापत्य व मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कार हैं। चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। यानी कि मंदिरों के नीचे भी काफ़ी सारी ज़मीन आया करती थी, वहाँ पे खेती बाड़ी हुआ करती थी, वहाँ से टैक्स वसूला जाता था। मंदिरों में अनुष्ठान होते थे, शिक्षा के केंद्र भी थे, है ना, रीति रिवाज भी संपन्न होते थे मंदिर में। तो मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का स्थान नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। वे शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे, यानी कि उत्पादन भी होता था यहाँ पे अनेक वस्तुओं का। मंदिर शासक व अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सभी विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते और उनके लिए कार्य करते, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक। इनको मंदिरों से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा मिलता था। चौल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं से गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ जो मूर्तियां हैं भक्तों द्वारा भी बनाई गई। कृषि और सिंचाई पढ़ लेते हैं। चौल प्रशासन काल में कृषि क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ। ये देखो, ये कुछ मंदिर हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत बनाए गए। बृहदेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है। तो और ये इनके स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। चोल साम्राज्य के कांसे की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस समय तमिलनाडु के क्षेत्र में खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। जंगलों को साफ करके कच्છી क्षेत्र का विस्तार किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई गई। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई गई जाती थी, जैसे कि कुएं खोदे गए। बारिश के जल को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवरों का निर्माण किया गया। जल द्वारों का निर्माण भी किया गया। जल द्वार क्या होते थे? पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा होती थी जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करती और नदियों व नहरों में दर प्रवाह को संचालित करती थी। मतलब कि नदियों व नहरों का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से खेतों की तरफ ना आगे बढ़ जाए, तो वहाँ पे एक जल द्वार बनाया जाता था। हौज, हौज क्या होता है? जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है ना। आपने देखा होगा गाँव में हौज वगैरह में जो मवेशी हैं वो पानी वानी पीते रहते हैं। तो हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेतों की सिंचाई की जाती थी। ये होता था हौज, ठीक है। इससे पानी का जो दिशा है और उसका वेग है, स्पीड है पानी की, वो नियंत्रित की जाती थी। आगे चलते हैं। चोल साम्राज्य का प्रशासन पढ़ लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन, तो राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी होता था। मंत्री परिषद वो और अधिकारी केंद्र सरकार के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। यानी कि राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनी होती थी और राजा का जो डिसीजन होता था वो अंतिम होता था। प्रांतीय प्रशासन पढ़ लेते हैं। चोल साम्राज्य 9 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक का अपना प्रशासन था, जिन्हें मंडलम के रूप में भी जाना जाता है। मुखिया, मंडलम के मुखिया या प्रांतों के मुखिया गवर्नर होते थे। स्थानीय प्रशासन देख लेते हैं। मंडलम को नाडु नामक जिलों में विभाजित किया जाता था। देखो, साम्राज्य को मंडलम में, मंडलम को नाडु में, और नाडु में कई तहसीलें हुआ करती थी। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने, कर वसूलने आदि जैसे प्रशासन के कार्य करते थे। कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में महत्वपूर्ण राजकीय पद व उपाधियां दी, जैसे कि मुवेंद वेलन। मुवेंद वेलन कौन होते थे? 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान मुवेंद वेलन कहलाता था और अर एक प्रधान होता था। आगे चलते हैं। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी व दक्षिणी भारत में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में। और देखो, ब्राह्मणों को जमीन दी गई, पैसा दिया गया, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वो मजबूत बनती है। चोल अभिलेखों से प्राप्त भूमि के प्रकार पढ़ लेते हैं।
वेलन वगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जमीन होती थी, वेलन वगाई। ब्रह्मदेह ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जमीन होती थी। शाला भोग ये किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जमीन दी जाती थी। और देवदान कोमा तिरुनम टुकनी ये मंदिरों को उपहार में दी गई जमीन होती थी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई जमीन होती थी। आगे मिलान करना आपको कौन सा वंश किस क्षेत्र से संबंधित था, तो इसमें गुर्जर प्रतिहार व गुजरात राजस्थान से संबंधित था। राष्ट्रकूट ये दोस्तों ये कहाँ से संबंधित, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन से। पाल है ये बंगाल, पाल वंश बंगाल राज्य से संबंधित था। और चोल है, चोल साम्राज्य ये तमिलनाडु में स्थित था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।